नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर के इस नए क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं मैम प्रकाश आप सब लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 5 जिसमें संघ की कार्यपालिका आज हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से भाग 5 जो है यह संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति जो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति कौन होते हैं, कैसे उनका निर्वाचन होता है, कौन कौन भाग लेते हैं और इनके पास कौन कौन से पावर है, अधिकार है और अधिकार हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि यह संसद के अभिन्न अंग हैं, अर्थात कि कोई भी विधेयक इनके हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम का रूप लेता है, एक्ट का रूप लेता है। इसलिए राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आज के टॉपिक में राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम लोग देखेंगे और एक क्रम के रूप में इसको समझेंगे, जिसमें याद करने का चांसेस आपका कम हो जाएगा। समझ से ही आपका सारा जो अनुच्छेद है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लासेस आपको अनुच्छेद को आराम से आप समझ पाइएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। ओके, तो अनुच्छेद 52 जो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कैसा होगा, कौन होगा, ये आगे हम लोग देखेंगे। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब इसके बाद कौन सा अनुच्छेद आएगा? 52 के बाद 53 आएगा, अनुच्छेद 53 इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? संघ की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। वह देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि वह अपना कार्य स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कराते हैं। ओके, तो अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह देश के प्रथम नागरिक होते हैं और वह अपना काम स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। ओके, अब अनुच्छेद 53 के बाद अनुच्छेद क्या होगा? 54 होगा, स्वाभाविक है। अनुच्छेद 54 इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या होगा? निर्वाचक मंडल इसको समझेंगे हम लोग बाद में। सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति कौन होंगे, अर्थात उनकी योग्यता क्या होगी। तो योग्यता अनुच्छेद 58 में है। योग्यता किसमें है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। ओके, क्या योग्यता है राष्ट्रपति की? तो सबसे पहले वह भारत के नागरिक हो। ओके, सबसे पहली योग्यता क्या है कि वह भारत के नागरिक हो। दूसरी, कम से कम
35 ईयर, 35 वर्ष के हों, यानी उनकी एज कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। ये सवाल भी आता है एग्ज़ाम में कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, उम्र सीमा, एज कितनी है? तो वो है 35 वर्ष, यानी कि 35 ईयर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्या है योग्यता? तो अगला योग्यता है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। अगला क्या योग्यता है? कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। अब लाभ का पद क्या है? तो लाभ का पद जिसमें सरकारी सेवाएं या कर्मचारी, ये सारे पद लाभ के पद है। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यह पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। ओके, अगला योग्यता है वह लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। तो यहां से हम लोग ने जाना कि अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। तो उनकी 4 योग्यताएं हैं। वह भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरा कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, और चौथा वो लोकसभा सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। ओके, तो इसके बाद अब हम लोग जान गए कि ये 4 क्वालिटीज़, ये 4 योग्यताएं जिनमें होंगे वही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, उनके निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं निर्वाचक मंडल में। तो कौन कौन भाग लेते हैं तो देखते हैं हम लोग। एक है लोकसभा जो केंद्र में होता है, दूसरा है राज्यसभा जो संसद का द्वितीय सदन होता है, तीसरा है विधानसभा जो राज्यों में होता है के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वोट डालते हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। बहुत बार आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है, और याद रखिएगा कि हमेशा निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और ऑप्शन में अगर समस्त सदस्य होंगे तो वो गलत हो जाएगा, विधान परिषद होगा तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ओके, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, यानी वोट नहीं डालते हैं। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 54 के बाद क्या होगा? 55 होगा, है कि नहीं? अनुच्छेद 55। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन या उसकी पद्धति क्या है, इलेक्शन किस आधार पे होता है? निर्वाचन पद्धति।
तो क्या है निर्वाचन पद्धति? तो समानुपातिक प्रतिनिधि के एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। इसके आधार पे राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 55 में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है, जिसमें एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति को बताया गया है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमें राष्ट्रपति की योग्यताएं मिल गई, कौन को राष्ट्रपति में चुनाव में भाग लेंगे, वोट डालेंगे, वो मिल गए, और किस बेस पे किस तरह का चुनाव मिलेगा, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और पद्धति क्या है? अनुपातिक एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति है। ओके, राष्ट्रपति हम लोग मिल गए। अब कितने वर्षों तक राष्ट्रपति कोई होंगे, उस पर चलते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 55 के बाद आता है अनुच्छेद 56। तो 56 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की पदावधि, यानी पद की अवधि। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी? तो शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक अपने पद पे वो बने रहेंगे। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्षों तक बने रहते हैं, और जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक वो पद पे बने रहते हैं। 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद भी वो पद से हटते नहीं हैं, बल्कि उनके जगह पे उनका उत्तराधिकारी जैसे शपथ ग्रहण करता है, पुराने राष्ट्रपति स्वतः ही पदमुक्त हो जाते हैं। ओके, अब राष्ट्रपति पदावधि पता चल गया, योग्यता पता चल गया, निर्वाचन पद्धति हम लोग जान गए, और निर्वाचक मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं, उनको जान गए। अब जानते हैं उनका शपथ। शपथ श और अनुच्छेद 60। शपथ स से 60, अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, जिसका चर्चा अनुच्छेद 60 में बताया गया है। शपथ कौन दिलाएंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे उस समय, वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगर इन केस वह अनुपस्थित होते हैं, या उनका पद खाली होता है, या वह छुट्टी पे होते हैं, या बीमार होते हैं, या किसी कारणवश वह उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके जगह पर उस पैनल में जो सबसे वरिष्ठम होंगे, जो सबसे मोस्ट सीनियर जज होंगे, वही उनका शपथ ग्रहण कराएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो 60 में क्या है? शपथ है। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति का योग्यता, निर्वाचन पद्धति, शपथ सब जान गए। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा राष्ट्रपति गलती से चुना जाए जो राष्ट्रपति का जो कार्य है, जो कर्तव्य का निर्वहन है, वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, या दूसरे शब्दों में बोले तो संविधान का अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में हम राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। तो इसकी चर्चा हमारे अनुच्छेद 61 में 61 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करते हैं तो उसके आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उसको बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग, इम्पीचमेंट बोलते हैं। इसके माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब दूसरा सवाल है,
इसी से रिलेटेड है कि मान लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा भी हुआ था, रामनाथ कोविंद अभी वर्तमान हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके निर्वाचन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। तो उसमें अगर किसी ढंग का कोई विवाद हो जाए या निर्वाचन में किसी तरह का धांधली हो जाए, तो उस आधार पर क्या किया जा सकता है उसको देखते हैं। तो अगर किसी भी तरह का धांधली अगर आपको लगता है, किसी पार्टी को लगता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में धांधली हुआ है, कदाचार हुआ है, तो वो 30 दिनों के अंदर उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में यह प्रूफ हो जाए कि हाँ चुनाव में धांधली हुआ, किसी तरह का बेईमानी हुआ, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वो कार्य लागू रहेगा जो कार्य राष्ट्रपति ने कर दिया है। ओके, अब इसी पर अगर 30 दिनों का समय निकल चुका है, किसी कारणवश लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए हैं, तो वैसी स्थिति में आप महाभियोग का प्रयोग कर सकते हैं। महाभियोग के माध्यम से आप राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि महाभियोग कैसे लगता है, क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, कैसे हम महाभियोग को समझेंगे, काफ़ी आसानी से समझेंगे, देखते हैं। ओके, तो महाभियोग, आप एक सवाल यहाँ से आता है कि महाभियोग किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? केवल लोकसभा द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा, इस तरह से सवाल आता है। तो हम लोग जानते हैं कि महाभियोग किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा। एक सदन जो महाभियोग की शुरुआत करती है, उस सदन को बोलते हैं या आरोप लगाती है। यह आरोप पत्र आपको 14 दिनों के पूर्व राष्ट्रपति को देना होता है लिखित रूप से। और जो सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है, उसका 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर युक्त आरोप पत्र 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिया जाता है। ओके, अब जो सदन आरोप लगाई है, वह सदन अगर उपस्थित सदस्य और मतदान देने वाले सदस्य का 3/4 से पारित कर देता है, तो आरोप लागू हो जाता है। और दूसरा सदन, मान लेते हैं कि लोकसभा ने शुरू किया आरोप लगाना, तो लोकसभा के कुल सदस्य और उपस्थित सदस्य और मतदान देने वाले सदस्य का 3/4 हस्ताक्षर करके दूसरे सदन में उसको भेजा जाता है, अर्थात राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा आरोप लगाती है तो लोकसभा में वो सदन भेजेगा, सेम प्रक्रिया है। ओके, राज्यसभा इस आरोप का जांच करता है, जांच में अगर दोषी मानता है, दोषी पाया जाता है, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करते ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है, तो वो 3/4 सदस्य से हस्ताक्षर करके अगर पारित कर देता है, तो महाभियोग पारित समझा जाता है और उसी वक्त राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है, पद त्यागना पड़ता है। ओके, तो महाभियोग किस में है? अनुच्छेद 61 में है। ओके, तो इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य निलंबित नहीं होता है, स्थगित नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ अपने पद से हट जाते हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य किसी भी तरह से नहीं हटता है, वो उसी तरह से लागू रहता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति का अधिकार, कर्तव्य
और क्या क्या उनको सुविधाएं मिलती है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए आपके लिए सवाल भी है इससे रिलेटेड, वो हम लोग आगे देखेंगे। आज का सवाल है, आज के टॉपिक से ही है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या नन ऑफ दीज, कोई नहीं, नन। दूसरा सवाल है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ऑप्शन ए है 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी नन ऑफ दीज, कोई नहीं। इन दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।